नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू। आज डिस्कस करेंगे कि जनसत्ता में जो खबर है उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि पहला पेज पे है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीट का मतदान आज 7 मई है और ये तीसरा चरण का एक चल रहा है वोटिंग। तो इसमें 93 सीट पे हो रहा है, तो इसमें से कुछ ये ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ याद रखना है कि कितने चरण में इस बार हो रहा है। ये 18वीं लोकसभा है। कितनी है? 18वीं लोकसभा है। 16 जून को 17वीं लोकसभा को भंग होना है। तो 18वीं लोकसभा का गठन जो होगा उसमें उसमें जो है चल रहा है अभी चुनाव। लोकसभा चुनाव को आम चुनाव भी बोलते हैं। और ये आम चुनाव जो है 7 चरणों में चल रहा है। कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो इसी पे ये है कि 7 चरणों में चल रहा है। तो इस बार आज जो हो रहा है एग्जाम, अति सॉरी, क्या बोलते हैं, इलेक्शन, वो हो रहा है 93 सीट पे। उसके बाद है केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने एनआईए की जांच की सिफारिश। केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने की एनआईए की जांच की सिफारिश। इस समझना होगा कि इसमें एलजी क्या होता है। एलजी बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल होता है गवर्नर। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बोलते हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इसमें एक्चुअली में हम देखते हैं जूम करके, इसमें क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या कि बीके सक्सेना उपराज्यपाल। हाँ, एलजी वही होता है जो उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल होता है दिल्ली का, उसको बोलते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। ठीक है। ये बोला है कि एन आई ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक है, उसके द्वारा जांच करवाने की बात कही है। इसमें कुछ खास नहीं है। फिर बोल रहा है कि झारखंड के निजी सचिव के घरेलू सहायक के ठिकाने पर 35 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक है पुंछ हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों का रेखा चित्र जारी, 20 लाख का इनाम घोषित। आज से 2-3 दिन पहले वायुसेना पे हमला हुआ था, उसमें एक जवान शहीद हो गए और 3 घायल हो गए। तो उसमें तलाशी अभियान चालू था, उसमें एस्क्रेच लोगों को बनाया गया है और बोला गया कि जो भी व्यक्ति इसके बारे में सूचना देगा और इसको देखा है या बताएगा, इसको पकड़वाने में मदद करेगा उक्त रूप से, उसको 20 लाख रुपए का इनाम गवर्नमेंट देगी। उसके बाद है कि अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर में गाड़ियों का तोड़फोड़। उसके बाद भाजपा और नेताओं के नाम वापसी को लेकर लेने को कहा पूर्व संघ प्रचारक। इसमें कुछ है खास नहीं। मेन हम एडिटोरियल पेज पे जाते हैं। एक और देख सकते हैं कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स तीसरी बार करेगी अंतरिक्ष यात्रा। सुनीता विलियम्स जो है भारतीय मूल का मतलब क्या होता है, इंडियन ओरिजिन जो होता है ना इसके, वो उसी के बारे में बोला जा रहा है। अब हम देखते हैं अगला पेज। अगला पेज में एडवर्टाइजमेंट है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगले पेज में है कि कन्हैया कुमार पर्चा भरने के बाद रोड शो में भरी हुंकार। इस बार ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं। इससे पहले 2019 में ये सीपीआई से लड़ रहे थे चुनाव, सीपीआईएम से। तो गिरिराज सिंह के अपोजिट थे। इस बार भी है तो मनोज तिवारी है ना, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी, वो इनके प्रतिद्वंदी है। वो बीजेपी से लड़ रहे हैं और ये दिल्ली से लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ रहे हैं चुनाव ये। उसके बाद कन्हैया के पास कोई ना गाड़ी ना कोई कर्ज है। उसके बाद मनोज तिवारी के पास इतना ये सब तो घोषणा करवाता है चुनाव आयोग कि बताइए कितने संपत्ति है, लेकिन ये वास्तविकता से इसका कोई लेन देन होता नहीं है। उसके बाद है कि फर्जी वीडियो के जरिए समाज में फैलाई जा रही नफरत, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बोला है।
उसके बाद नीट की परीक्षा देने के लिए आज 3 अभ्यर्थी गिरफ्तार। नीट का एग्जाम चल रहा है, उसमें कल तो एक ऐसा चीज देखने को मिला जिसमें बोला गया कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम की थी और उसे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में पकड़ा दिया गया था। ये तो बहुत ही गलत बात है, पता नहीं कैसे ये सब हुआ, जांच होगा तो पता चलेगा, आश्वासन दिया गया है। उसके बाद ये है पेज 4 में कि कविता की जमानत याचिकाएं खारिज, शराब घोटाला में रिश्वत के आरोप में है। और उसके बाद है केजरीवाल को अंतिम जमानत दी जाए, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। उसके बाद है एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल इसको बोला जाता है, कि कांस्टेबल को चाक मार कर था, कोई रिलेवेंट नहीं है, संवेदना इसके प्रति है मेरा। उसके बाद कनॉट पैलेस जिसको सीपी बोलते हैं, बहुत दिल्ली का रिहायशी इलाका है, इलाके में लवारिस बैग मिला। देखो इतना इतना रियासी इलाका है कि इतने छोटे खबर भी उसमें छप जाते हैं, और जनसत्ता जैसे अच्छे अखबार में। आयोग ने दी प्रचार गति की मंजूरी, प्लास्टिक कारखाने में लगी आग, कोई हताहत नहीं। अभी तो ये सीजन ही चल रहा है, उत्तराखंड के जंगल में भी आग लगा हुआ है, अभी तक कंट्रोल नहीं पाया गया है। उसके बाद फिर है ये सब चीजें बलात्कार के बारे में दिया हुआ है प्रचार। हाँ, अब आया मेन संपादकीय, तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक है रविशंकर, ये लिखे हैं कि बदहाली से उबर नहीं पा रही किसान। उससे ऊपर एक सुकरात का बहुत ही अच्छा, इसको बोल सकते हैं कि सुकरात का बहुत ही अच्छा लाइन है, इसके बारे में आपको बताते हैं। सुकरात बोलता है कि अपना काम सदा कायम रखने के लिए मनुष्य बड़ों से बड़ा जोखिम उठाने, धन खर्च करने और हर तरह के कष्ट सहने और यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। अपना काम सदा कायम करने के लिए मतलब आदमी अपना काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कौन हद तक जा सकता है? तो धन खर्च कर देता है अपना पूरा, हर तरह का कष्ट वो सहने के लिए तैयार हो जाता है। लास्ट में देखता है नहीं काम बन रहा है तो वो अपनी जान को भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी के बाद इसमें एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि ये है बदहाली से उबर नहीं पा रही किसान। इसको देखे बताते हैं। भारत का तो रीढ़ ही है खेती, और उसमें भी अगर ये समस्या है तो निंदनीय है। देखते हैं कि रविशंकर क्या लिखे उसके बारे में। लिखे हैं भारत जैसे किसी प्रधान देश में किसान की हालत देखकर देश के विकास संबंधित दावे बेमानी लगते हैं। इसका कारण है सरकार किसानों को जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया है। इस समय लोकसभा की चुनाव की सरगर्मी में हर दल अपने अपने घोषणा पत्र किसानों के लिए ढेर वादे किए, मगर दूसरी तरफ हकीकत में यह किसानों की मांगों को लेकर हकीकत में दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि अपना मैनिफेस्टो में जो सब जारी किया उसमें तो बहुत सारा वादा है, लेकिन फिर भी किसान मांग कर रहा है, तो इसका मतलब वो मैनिफेस्टो इनके लिए कारगर है नहीं। आगे लिखा है कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। न्यूनतम समर्थन जिसको एमएसपी बोलते हैं इंग्लिश में, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वचन दिया, मगर वह केवल वादे बनकर रह गए। वही बता रहा हमारे देश में अब भी किसानों की औसत आय इतनी कम है कि उन्हें उनका भरण पोषण नहीं होता। विडंबना है कि भारत के अन्नदाता की आमदनी सरकारी विभाग के मामूली कर्मचारी से भी कम है। बात सही है, एक जनरल स्टाफ जो होता है क्लर्क लेवल का, उसका भी 30,000 35,000 सैलरी होता है, लेकिन क्या एक किसान का इतना होता है? ये तो बहुत निंदनीय और गलत बात है, क्योंकि अन्नदाता है कुछ भी कितना पैसा कमा ले आदमी, लेकिन खाएगा पैसा थोड़ी। उसके बाद है सरकार तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद किसान की हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। उनकी इस बदहाली के पीछे कहीं ना कहीं सरकारी नीतियां जिम्मेवार हैं, जहां कृषि को कभी देश का विकास की मुख्य धारा का मानक समझा गया है। बीज, खाद, कीटनाशक आदि के नाम पर छीट-फूट सब्सिडी, कृषि ऋण के अलावा किसान के लिए आज भी कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की गई है।
थोड़ा थोड़ा हेल्प किया जाता है, सरकार साफ आँख नहीं बंद की, लेकिन ये सब काम उतना नहीं चलने लायक है। जैसे थोड़ा सा बीज पे सब्सिडी दे दिया, खाद पे दे दिया, या फिर केमिकल्स वगैरह पे दे दिया। तो बोल रहा है यही वजह है कि किसान के सामने हमेशा संकट बना रहता है। प्राकृतिक आपदा, अन्य किसी कारण से फसल बर्बाद होने हो गई हो तो खेती के लिए लिया गया कर्ज न चुकाने के कारण किसान के सामने रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। एक तो फसल उसका बर्बाद हो गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, फसल जैसे ही तैयार हुआ और मूसलाधार बारिश होकर के लंबे समय तक फसल को बर्बाद कर दिया। या फिर फसल हुआ और उसमें पानी चाहिए था, लेकिन सूखा आकर के फसल को उपज को पूरा बर्बाद कर दिया है। तो उस समय क्या होता है कि कर्ज नहीं चुका पाता है, पहले तो उसको खाने के लिए नहीं मिल पाता है तो कर्ज क्या चुकाएगा, फिर उनकी निराशा आत्महत्या तक ले जाती है। बहुत ही सारे किसान आत्महत्या करते हैं। वही ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन भी आफत का कारण बन गए, क्योंकि तब फसल की उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हाँ, ये चीज़ समझना है कि अगर जितना है उससे ज़्यादा अगर उपजा लिए तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। सरकार एक लिमिटेशन में स्टॉक करेगी, वही बात बोल रहा है, क्योंकि तब फसल की उचित मूल्य नहीं मिल पाता और औने पौने दाम पर बेचना होता है। अगर उत्पादन अधिक हो जाए तो ये सरकार किसी न किसी बात का रोना रोने लगती है, और कम रहे तब भी रोती है। सरकार तो दोनों स्थिति में किसान को नहीं छोड़ा है। ज़्यादा हो जाता है तो यो नहीं लेता है, और कम हो जाता है तो उस पर कोई सब्सिडी वगैरह देता भी नहीं है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें दिया हुआ है, एक मिनट। हम्म, ये हो गया आपका रेडी ले लेते हैं। उसके बाद तकरीबन 60% आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कहने का मतलब हर 10 में से 6 आदमी जो है कृषि ही करता है, यानी 6/10 लिख लीजिए। इसीलिए कृषि और किसानों की भूमिका पर कोई भी सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती है। जहाँ तक कृषि सुधारों का प्रश्न है, तो देश के किसान समेत सभी सरोकार रखने वाले पक्ष इस बात पर एक मत हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति तुरंत सुधार हो। देश की राजनीति को किसान के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। इसके लिए किसान और राजनीतिक पार्टी दोनों ही अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। और किसान को भी थोड़ा सा समझना होगा, राजनीतिक पार्टी का भी कंसर्न रहता है, लेकिन राजनीतिक पार्टी को अन्नदाता का ख्याल रखना बनता है। दुर्भाग्यवश किसान को मात्र वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, और किसानों की विडंबना है कि वे आसानी से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, गलत है। भोला वाला किसान होता है, वो क्या जानता है कि राजनीति करने वाले लोग इतने तुच्छ और गिरे हुए मानसिकता के होते हैं। किसानों की विडंबना है कि वे आसानी से इस बात को स्वीकार लेते हैं। इसके चलते किसान हित की राजनीति पर गौन हो जाता है, और जनहित में अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। किसान मात्र वोट बैंक से कहीं अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, जिनका विकास भारतीय संप्रभुता के आधार पर है। इसीलिए राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर सभी को खेती और किसानी एक मिनट, हाँ, हकीकत से रूबरू होना और उसकी हालत में सुधार, राजनीति के बाहर आकर फैसले राजनीतिक से बाहर आकर फैसले करने होंगे। यह ठीक है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजना चलाई, फिर भी आर्थिक स्थिति छिपी नहीं है। पिछले 2 दशक में जो सरकार आई, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उचित ध्यान नहीं दिया। बेशक कृषि के क्षेत्र में कई प्रमुख योजनाएं शुरू की गई, लेकिन क्या होता है ना कि वो योजना सिर्फ कागजी योजना होता है, वो धरे के धरे रह जाता है, उनका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हुआ। वही बात हुआ कि कागजी हो गया, कागजी घोड़ा दौड़ाना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसका नाम बता रहा है। उसके बाद खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी कई योजना चली, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन न होने की वजह से किसान उसको उतना लाभ नहीं ले पाता है। इससे भी बड़ी विडंबना है कि किसान द्वारा संचालित कई योजनाओं के बारे में किसानों को पता तक नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि योजना है और किसाने को नहीं पता है कि ये योजना है। किसानों को पता नहीं, यानी कागज पर योजना तो है, लेकिन किसानों की पहुंच से दूर है। अक्सर यह बात कही जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे चमकदार अर्थव्यवस्था है। अक्सर यह बात कही जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे चमकदार अर्थव्यवस्था, मगर चमकदार अर्थव्यवस्था में किसानों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। इस सच का इस सच्चाई को कोई सरकार स्वीकार नहीं करना चाहेगी। भले ही ऊंची विकास दर
अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का पैमाना, मगर खाद्य असुरक्षा को लेकर कृषि प्रधान देश की ऐसी दुर्दशा निश्चित ही गंभीर बात है। बिल्कुल बात सही है, कृषि प्रधान देश है और उसमें ये दुर्दशा अगर बना हुआ है तो ये तो बहुत ही निंदनीय है और ये चिंता का विषय भी है। दूसरी तरफ हम कहें कि देश की आबादी का 1 अरब 41 करोड़ से ऊपर है। एक हाल ही में जारी डाटा के अनुसार से 141 करोड़ बोल सकते हैं, उस इसके ऊपर जा चुकी है। द मिलेनियम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत की आबादी 1 अरब 57 करोड़ हो जाएगी। समझ रहे हैं, 40 सिर्फ अभी से 16 साल बाद 1 अरब 57, तो मतलब 157 करोड़ बोलिए सीधा सीधी करोड़ हो जाएगा। ऐसे में सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र में घोर संकट फंसा हुआ है। इससे इससे उसका बड़ा कारण किसानों की खेती की होता मोहभंग। हाँ, सबसे अगर बड़का प्रॉब्लम है तो किसान का बच्चा किसानी नहीं करना चाह रहा है। ये सोचने वाली बात है कि जैसे किसान का बच्चा, कोई भी किसान है, किसान भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने। किसान इतनी मुश्किलें से गुजर रहे हैं, वह जानने के लिए किस अध्ययन या शोध की जरूरत सरकार को नहीं होनी चाहिए। बशर्ते देश को अलग अलग हिस्से से किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आती है, तो दूसरी तरफ तेजी से खेती से विमुख हो रहे लोगों की संख्या में लगा रहा। विमुख होना मतलब हट जाना, खासकर तब जबकि बेलगाम आबादी मंडराते खाद्य संकट के मद्देनजर सरकार और एक हरित क्रांति की जोर दे रही है। अगर भारतीय कृषि और किसान को गहरे संकट से उबरना है तो कुछ बड़े और कड़े फैसले सरकार को लेने पड़ेंगे। भले ही पिछले दशक में कृषि क्षेत्रों के लिए ऋण में चाहे जितना इजाफा किया गया हो, आज भी छोटे और सीमांत किसान की जरूरतों की पूर्ति के लिए सेठ साहूकारों की मदद लेते हैं। ऐसा लगता है कि बैंकों के ऋण सुविधा का अधिकतर लाभ वही किसान उठा पा रहे हैं जो कर्ज चुकाने की स्थिति में है। समझ रहे हैं ना, जो बड़े लोग को ही दिया जाता है फायदा। अगर किसानों की खेती का लाभ दिलाने और दीर्घकालीन उत्पादों को गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो स्थिति भयानक हो सकती है। साफ है कि खेती की लागत बढ़ाने के लिए उचित मूल्य न मिल पाने पर किसानों की माली हालत ठीक नहीं है। इसीलिए खेती अब किसानों के लिए लाभप्रद और व्यवसाय नहीं बन रही है और खेती के मोहभंग के कारण लगातार वैकल्पिक रोजगार तलाश रहे हैं। अगर किसानों को कृषि के प्रति संजीदगी नहीं दिखाई तो एक दिन वह दूर नहीं है जब हम खाद्य असुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ जाएंगे। आयातित अनाज के भरोसे से खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं दिया जा सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है, अमेरिका कर दिया था 1966-67 में गेहूं देने से मना। तो आयात करने वाले पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, कभी भी वो हाथ खड़ा कर दिया तो फिर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। साथ ही इस देश के किसानों को आर्थिक उदारवाद और समर्थकों के प्रति सहानुभूति जरूरत नहीं है। अगर देश की हालत सुधारनी है तो गरीबी मिटानी है तो कृषि के क्षेत्र में हालत सुधार करने का सबसे जरूरी है। इसके बिना देश का विकास हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था एक्चुअली में। अंक नहीं जीवन, और ये सब छोटा छोटा है। उसके बाद है कि एक ये है कि ये है हमले में विरोधियों तुर्की और इजराइल की स्थिति। पहले तुर्की इसका नाम था, अब नाम बदल के तुर्की कर लिया है। डी कुकेश एक शतरंज का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। ये चैंपियनशिप में युवा चैलेंजर हुआ। नोटा को और भी प्रभावी बनाने की दरकार है, ये चीज को समझना होगा कि नोटा जो है ये पर्सन शिव खेरा राजनीतिक मामले के जानकार है। उसके बाद है सबसे ज्यादा नोटा वाले 5 राज्यों में बिहार भी शामिल। आपराधिक मामलों में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। उसके बाद है पेपर में कांग्रेस में सूरत पार्टी की उम्मीदवार के प्रस्तावों के खिलाफ शिकायत है। ये जेठवा हत्याकांड में भाजपा के पूर्व सांसद सोलंकी समेत 7 वरिष्ठ को ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। ई है CIS
ई ई ई क्या हुआ? CISCE, ये बोर्ड है। ये दिया रिजल्ट, 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया। कोलकाता में रिजल्ट का जश्न मना रही है लड़कियां लोग। नीट की पर्चा लीक से इतना 23 लाख छात्रों का धोखा हो रहा है। कोविड इश्यू के दुरुपयोग के संबंध याचिका शीर्ष न्यायालय में गया है। कुलपतियों ने विविध कुलपतियों की बीवी मतलब विश्वविद्यालय होता है की नियुक्ति प्रक्रिया पर झूठ फैला रहा राहुल। आरोप प्रत्यारोप है ये चुनावी समय का। उसके बाद के ये पहला पेज का जो रहता है ना उसी का ही सब है विस्तार से। एक ये है कि सोशल मीडिया से 3 घंटे के भीतर हटाए जाए फर्जी सामग्री। ये बहुत ज्यादा दिक्कत का विषय है। डीप फेक एक आता है जिसमें मैनिपुलेट कर दिया जाता है ओरिजिनल चीज को। उससे सरकार बहुत जूझ रही है। उसके बाद ये क्या होगा कि सब चुनाव वाला ही चीज है, कुछ खास है नहीं जो बताए। वो था किसान वाला मुद्दा, वो सब था। इसमें भी चुनाव जनसत्ता में ये चीज बहुत खराब हमको लगा। इसमें एडवर्टाइज बहुत ज्यादा था। देख रहे हैं ये IPL वगैरह का न्यूज है। ओके, थैंक यू।